हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 11वीं जीव विज्ञान एनसीईआरटी का चौथा अध्याय प्राणी जगत। इससे पहले के तीसरे अध्याय में मैंने आपको वनस्पति जगत पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, देखिए प्राणी जगत शुरू में जब बनाया गया था, एरिस्टोटिल के समय से बनाया गया था, फिर लिनियस के आते तक यही चला था और सिर्फ दो जगत बनाए गए थे, जैसा मैंने पहले वाले वीडियोज़ में भी बताया है आपको, एक वनस्पति जगत, एक प्राणी जगत। तो वनस्पति जगत में हम उनको रखे थे जिनमें कोशिका भित्ति थी और प्राणी जगत में बाकी सबको रख दिया था। बाद में हमने जगत में फिर मोनेरा बनाया, प्रोटिस्टा बनाया, है ना, कवक जगत बनाया, तो इनको फिर अलग करते गए। तो आज जो प्राणी जगत बचा है, जिसमें जो जो प्राणी हैं वो सभी एक तो यूकैरियोटिक कोशिका वाले हैं और बहुकोषीय हैं। क्योंकि जो एक कोषी हैं यूकैरियोटिक में, उनको हमने प्रोटिस्टा जगत में रख दिया, और जो एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक हैं उनको हमने मोनेरा में रख दिया। तो एक कोशी वाले सारे प्राणी तो अलग हो गए। अब जो बहुकोषीय बचे, तो बहुकोषीय में तो सभी यूकैरियोटिक हैं, है ना, वो सब प्राणी जगत में है। तो प्राणी जगत में अगर हम और आगे जब वर्गीकरण देखते हैं तो इनको हम संघ में बांटते हैं। तो बहुत सारे संघ का नाम आप सुने होंगे, जिसमें एक पहला संघ हम लिखते हैं प्रोटोजोआ। तो एक्चुअली प्रोटोजोआ में एक कोशी हैं, एक कोशी वे प्राणी हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। लेकिन असल में प्रोटोजोआ को भले ही हम प्राणी जगत में पढ़ ले रहे हैं, लेकिन वो अभी भी प्रोटिस्टा जगत का मेंबर है। क्योंकि प्रोटिस्टा में हम एक कोशी सारे को रख दिए हैं जो यूकैरियोटिक हैं, और प्रोटोजोआ वाले भी यूकैरियोटिक कोशिका ही हैं। हम उनको प्राणी जगत में भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो प्राणियों के समान व्यवहार करते हैं। उनके पास कोशिका भित्ति नहीं है, ज़्यादातर के पास वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो इन सब कारणों से उनका जो नेचर है वो प्राणियों के समान है, मतलब एनिमल्स के समान है। इसलिए हम फाइलम प्रोटोजोआ लिख करके हम उन एक कोशी यूकैरियोटिक वाले को प्राणी जगत में हम पढ़ लेते हैं जो प्राणियों के समान है। ठीक है, लेकिन वो अभी भी प्रोटिस्टा के मेंबर है, समझ लीजिए। फिर जो दूसरा संघ है जिसको हम पोरीफेरा कहते हैं, उसके बाद पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्कहेल्मिंथीस, एनेलिडा, है ना, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, यहाँ तक हम लोग सारे लगभग प्राणियों को पढ़ लेते हैं। तो ये सभी जो हैं मेजर फाइला कहलाते हैं, मतलब बृहद संघ, जिसमें हजारों या लाखों की संख्या में भी प्राणी पाए जाते हैं एक एक संघ में। ठीक है, लेकिन हम कुछ ऐसे जो छोटे संघ है, सूक्ष्म संघ है, वो भी बनाए हुए हैं, माइनर फाइला जिसको कहते हैं, जिनमें केवल कुछ प्राणियों को रखा गया है। जैसे आप एक फाइलम पढ़ते हो, एक संघ पढ़ते हो रोटीफेरा, ठीक है, या एक पढ़ते हो टीनोफोरा। तो ये जो है कुछ माइनर फाइला के नाम हैं, कुछ छोटे संघ के नाम हैं, जिनमें कुछ प्राणियों को रखा गया है। क्योंकि ये जो बाकी संघ हम अभी जो नाम लिए थे हम कुछ देर पहले, उन संघों में इन प्राणियों को शामिल नहीं किया जा सका, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, इनसे बिल्कुल अलग था। लेकिन इनके जैसे बहुत ज़्यादा प्राणी नहीं मिलते हैं, तो इनको हम छोटे छोटे संघ बना करके रख दिए हैं, जिनको माइनर फाइला कहते हैं। मतलब प्राणी जगत को हम बहुत सारे संघों में, बहुत सारे फाइला में हम क्लासीफाई करते हैं। तो इनमें वर्गीकरण का आधार क्या होता है? जैसे मान लो प्राणी है, हमने लिख दिया कि फाइलम पोरीफेरा लिख दिया, या फाइलम सिलेंट्रेटा लिख दिया, या ऐसे वो कोई भी फाइलम लिख दिया, तो उस फाइलम में रखने का क्या कारण है? फिर फाइलम को आगे हम वर्ग में यानी क्लास में बांटते हैं, फिर वर्गों को हम गणों में बांटते हैं, ऑर्डर्स में, फिर उसके बाद उनको फैमिलीज़ में बांटते हैं, मतलब कुलों में, फिर कुलों को हम जीनस में यानी कि वंश में बांटते हैं, फिर उसके बाद स्पीसीज लिखते हैं। तो इस तरह से जो हम वर्गीकरण करते जाते हैं, एक जगत को हमने बहुत सारे फाइला में बांटा, फिर हर फाइला को क्लासेस में, ऑर्डर में और फैमिली में, जीनस में बांटते चले गए। तो इनके इस तरह के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? ठीक है, तो इनके आधार में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो है इनकी कोशिका की संरचना कैसी है, फिर इनके शरीर में कोशिकाएं ऊतक बनाई हैं कि नहीं, अगर ऊतक बनाए हैं तो अंग बनाए हैं कि नहीं, अंग तंत्र बनाए हैं कि नहीं, है ना। फिर इनके शरीर में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये जो 3 जनन स्तर होते हैं, इनमें से कौन कौन से जनन स्तर हैं? कि कुछ ऐसे हैं जिनमें मेसोडर्म नहीं होता, जैसे सिलेंट्रेटा है, मेसोडर्म नहीं होता, ये सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं।
बाकी सब में मिजोडम भी होता है, एक्टोडम, मिजोडम, एंडोडम तीनों होता है, तो इन्हों ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं, है ना। इसके अलावा फिर सीलोम है, सीलोम है कि नहीं, जिसको देह गुहा कहते हैं। अगर देह गुहा नहीं है और है तो फिर वो सत्य देह गुहा है कि नहीं है। अगर सत्य देह गुहा है तो साइजोसिलोम है कि एंटेरोसिलोम है। ऐसा करके बहुत सारे देह गुहा के आधार पे भी हम बांटते हैं। सम्मिति के आधार है, सम्मिति भी उसमें आधार है ना। और ड्यूटेरोस्टोमिया है कि प्रोटेरोस्टोमिया है, इसके आधार पे। ये सब चीज़ें क्या हैं धीरे धीरे हम समझेंगे। पूरा हम जब ये जगत पढ़ेंगे तो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को मैं आपको समझाते जाऊंगा कि ये चीज़ें क्या हैं और वर्गीकरण में इनका क्या महत्व है। इन चीज़ों को भी हम धीरे धीरे समझेंगे। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्राणियों को, प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। देखिए, धरती में कुल मिला के कितने प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, इसका अंदाज वैसे तो लगाया गया है, लेकिन कोई सही है कोई गारंटी नहीं है। तो एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट मेयर, इन्होंने कहा कि धरती पे शायद 70 लाख प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, 70 लाख। और अभी तक इसमें करीब 17-18 लाख के आसपास जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्राणियों को हम वर्गीकृत कर चुके हैं, पहचान चुके हैं। बाकी को अभी पहचानना बाकी है, मतलब 50-55 लाख के आसपास को अभी भी पहचानना बाकी है। अब ये जो 17-18 लाख हमने खोजा है, एक्चुअली इसमें करीब 5 लाख तो पेड़ पौधे हैं और करीब 12-13 लाख जो है ये करीब जंतु हैं। इनमें 10 लाख लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं आज के डेट में, हालांकि ये मैंने नए एनसीईआरटी से ही लिया है, 2019 वाले एनसीईआरटी से, बावजूद इसमें पुराना डेटा दिया हुआ है। मैं आपको बताऊं कि आज के डेट में करीब 12-13 लाख के आसपास हमने जंतुओं को खोज लिया है। और इनमें से करीब 10 लाख 25 हजार ये तो हमने केवल कीटों को खोज लिया है, कीट, इंसेक्ट। समझ रहे हैं? आप सोचिए कि 12-13 लाख जंतुओं में सिर्फ 10 लाख 25 हजार तो इंसेक्ट हैं, मतलब करीब 70-75% पार्ट इंसेक्ट बनाते हैं। ये जो कीट पतंगे, मक्खी, मच्छर उड़ते रहते हैं ना, इनको इंसेक्ट कहते हैं। इनके प्रजाति ही 10 लाख हमने खोजा है, और उतने ही और होंगे, उससे ज़्यादा होंगे, ठीक है, जिनको हम खोज नहीं पाए हैं इस तरह से। तो आप सोचिए कि कुल जितने भी जंतु खोजे गए हैं उनमें 70-75% सिर्फ कीट है, ऐसा मैंने कहा। अब ये देखिए वर्गीकरण का आधार, जब हम जंतुओं को, प्राणियों को इस तरह से संघ में, वर्ग में, गण में, कुल में हम वर्गीकृत करते जाते हैं तो उनके क्या क्या चीज़ों को देखते हैं। देखिए, संरचना एवं आकार में भिन्नता होते भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मिति, प्रगुहा की प्रकृति, प्रगुहा मतलब वही देह गुहा, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो कितनी समानता है और कितनी विभिन्नता है, उसके आधार पे विभिन्न संघों में, और फिर संघों को विभिन्न वर्गों में, फिर वर्गों को गणों में, गणों को कुलों में, इस तरह से बांटते जाते हैं विभिन्नता और समानता के आधार पे। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। देखिए, पहला है संगठन का स्तर। अब संगठन मतलब क्या है? जैसा मैंने कहा कि अभी जो प्राणी जगत में हम रखते हैं वो बहुकोशीय वालों को रखते हैं। तो बहुकोशीय वाले में पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक हम रखते हैं। तो पोरीफेरा जिसमें स्पंज आते हैं उसमें कोशिकाएं बहुत सारे हैं, लेकिन वो ऊतक नहीं बना पाते हैं, मतलब कोशिकाओं के समूह है बस। ठीक है, ऊतक का मतलब क्या होता है? एक जैसी कोशिकाएं एक किसी काम को करने के लिए एक साथ मिल जाते हैं तो उसे ऊतक कहते हैं। ये नहीं बना इसमें। फिर पोरीफेरा से जैसे हम ऊपर जाते हैं सिलेंट्रेटा, उसमें पहली बार आपको ऊतक देखने को मिलता है, टिश्यू। लेकिन ऊतक मिल करके जो अंग बनाते हैं, जैसे हमारा लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, बहुत सारे अंग है, नहीं है, उस टाइप का अंग जो है सिलेंट्रेटा में नहीं बन पाता है। मतलब ऊतक है लेकिन अंग नहीं है। तो सिलेंट्रेटा से ऊपर जैसे ही हम प्लेटीहेल्मिंथ में जाते हैं, प्लेटीहेल्मिंथ में कौन आते हैं? आपका प्लेनेरिया है, आपका टीनिया सोलियम जो फीता कृमि है ना, या फेशियोला हिपेटा का जो लिवर फ्लूक है, ये सब आते हैं प्लेटीहेल्मिंथ में। तो प्लेटीहेल्मिंथ में पहली बार हमको अंग दिखाई देते हैं। ठीक है,
उसके बाद जैसे ही हम एस्क हेलमिंथीज में जाते हैं, जिसमें एस्केरिस और क्रीमी होते हैं ना, पेट में क्रीमी, वो उसमें फिर अंग तंत्र दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं फिर अंग तंत्र और जटिल होते चले जाता है जैसे जैसे ऊपर के फाइलम में जाते हैं। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशीय हैं, क्योंकि एक कोशी वालों को हमने प्रोटिस्टा में रख दिया है, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में है, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाते हैं और ये ऊतक नहीं बनाते हैं। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन जरूर होता है, लेकिन ऊतक नहीं बनते हैं। लेकिन इसके बाद सिलेंट्रेट आते हैं, जैसे हाइड्रा है, ओबेलिया है सिलेंट्रेटा में। तो सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक हो जाती है, उनमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करते हैं। मैंने बताया ना, ऊतक बन जाते हैं सिलेंट्रेटा में, इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। ठीक है, इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थ, जैसे कि फीता कृमि, प्लेट और वो फेशियलोहिपेटिका लिवर फ्लूक है ना, प्लेटीहेल्मिन्थ के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। और अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र कैसे बनाते हैं? जैसे आपका पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में क्या क्या चीज़ें हैं आपको पता है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत है, अमाशय है ना, बहुत सारे और अंग हैं, मिलके अंग आपका पाचन तंत्र बनाए हैं। वैसे परिसंचरण तंत्र है ना, प्रजनन तंत्र है, बहुत सारे तंत्र हैं आपके शरीर में। तो उस टाइप के तंत्रों का निर्माण सिलेंट्रेटा में नहीं हो पाता, और प्लेटीहेल्मिन्थ में भी नहीं। सिलेंट्रेटा में तो अंग ही नहीं बन पाते हैं, और प्लेटीहेल्मिन्थ में अंग बने हैं लेकिन अंग तंत्र में नहीं बन पाते। फिर एस्केल्मिन्थिस में अंग तंत्र बनते हैं तो एकदम सरल प्रकार के बनते हैं। फिर और ऊपर जाएंगे तो अंग तंत्र और जटिल होते चले जाते हैं। ठीक है, प्राणियों में जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा यानी रज्जुकी। नोटोकार्ड एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उसको रज्जुकी कहते हैं। में अंग मिलकर अंग तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। अंग तंत्र क्या है ये मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहलाता है। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इस तरह का तंत्र बन जाता है ना। तो तंत्र जो है पहली बार आपको एस्केल्मिन्थिस में मिलना शुरू होगा, लेकिन उसके ऊपर फिर वो जटिल होते चले जाता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं, मैंने बताया अभी। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन। प्लेटीहेल्मिन जैसे टीनिया सोलियम है ना, और ये आपका प्लेनेरिया है, इन लोगों में क्या होता है, गुदा द्वार नहीं होता है। पाचन तंत्र में मुख और गुदा दोनों अगर अंग हैं, गुदा द्वार यानी एनस जिससे मल पदार्थ पास करते हैं, और मुख, अगर ये दोनों हैं तो पाचन तंत्र पूर्ण माना जाता है। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थ में गुदा द्वार नहीं है, सिर्फ मुख द्वार है, इसलिए वही दोनों का कार्य करता है। तो उनका पाचन तंत्र ब्लाइंड शैक प्लान कहलाता है। ब्लाइंड शैक क्या होता है, एक ऐसी नली जो एक सिरे से खुले दूसरे सिरे से बंद रहता है, तो उसे ब्लाइंड शैक कहते हैं। और ये अपूर्ण पाचन तंत्र है प्लेटीहेल्मिन्थ का। पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं, मुख तथा गुदा। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का है, खुला तथा बंद। अब देखिए ये खुला और बंद परिसंचरण तंत्र क्या है, इसको पहले मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए जंतुओं की एक बड़ी विशेषता यह है कि जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये कोशिकाएं या ऊतक समझ लो, ये एक विशेष प्रकार के द्रव में डूबे होते हैं। ठीक है, ये द्रव में डूबे हुए हैं। अब इसी द्रव से ये अपना जो भी आदान प्रदान करना है वो कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेना, CO2 देना, है ना, और पोषक पदार्थ लेना, उत्सर्जी पदार्थ देना, हार्मोन लेना, इस टाइप का चीज़ ये जो करते हैं इसी द्रव से करते हैं। ठीक है, जनरली इस द्रव को हम ऊतक द्रव कहते हैं। ऊतक द्रव, टिश्यू फ्लूइड, इसी को लसिका भी कहते हैं। हम लोगों में क्या है, ये ऊतक द्रव तो है ही, इसके अलावा हमारे शरीर में
रक्त भी एक द्रव है, और ये जो रक्त है ये रक्त परिसंचरण तंत्र के रूप में अलग से बहता है, मतलब धमनियों में और शिराओं में बहता है। और इनकी एक एक पतली पतली शाखा जिसको हम केशिका कहते हैं, धमनिका, सिरारिका ऐसा कहते हैं, बहुत पतली शाखाएं ऊतकों में कोशिकाओं के पास पहुंचे होते हैं। ठीक है, इसमें ब्लड बह रहा है। तो ये जो ऊतक द्रव है इसका आदान प्रदान इसी रक्त से हो जाता है। एक्चुअली रक्त छन छन कर करके ऊतक द्रव के रूप में बन के आते हैं, और जो पुराना वाला है ये शिराओं में वापस चला जाता है। कुछ को लसिका तंत्र द्वारा 10 से 30% को अलग से इकट्ठा किया जाता है। क्यों किया जाता है मैं बाद में बताऊंगा परिसंचरण तंत्र पढ़ाते समय। अभी आपको चीज समझना है वो ये है कि कोशिकाएं ऊतक द्रव में भीगे हुए हैं, डूबे हुए हैं, और रक्त से ऊतक द्रव का और ऊतक द्रव का कोशिकाओं से आदान प्रदान चल रहा है। इस टाइप का जो परिसंचरण तंत्र है ये बंद प्रकार का है। बंद प्रकार में क्या होता है, ऊतक द्रव यानी कि लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड वो अलग है और हीम यानी ब्लड अलग है। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं। ये बंद परिसंचरण तंत्र है जो एनेलिडा में है और इधर आके फिर कॉर्डेटा में है। ठीक है, देखिए आर्थ्रोपोडा और ज़्यादातर मोलस्का में ओपन परिसंचरण तंत्र है, खुला वाला, और फिर आगे चल के इकाइनोडर्मेटा में तो परिसंचरण तंत्र नहीं है, लगभग वो रिड्यूस हो चुका है। फिर कॉर्डेटा में फिर से परिसंचरण तंत्र आपको दिखेगा, तो वो रहेगा बंद प्रकार का। अब बात ये समझ नहीं आता है कि शुरू में एनेलिडा में बंद परिसंचरण तंत्र बना, एनेलिडा में जिसमें आपका ये अर्थवर्म आता है, केंचुआ, एनेलिडा में आया बंद वाला। उसके बाद उससे विकसित वाले जंतु हैं वो आर्थ्रोपोडा हैं, और उससे विकसित है मोलस्का। लेकिन इन दोनों में खुला वाला है, ज़्यादातर मोलस्का में और पूरे आर्थ्रोपोडा में खुला वाला है। उसके बाद फिर आके कॉर्डेटा में फिर बंद प्रकार का है, और हमको मालूम है कि बंद प्रकार वाला ज़्यादा एडवांस्ड है। लेकिन ये बीच में दो जो हैं ये क्यों खुला रखे हैं ये अभी तक रिसर्च का विषय है। ठीक है, तो खुले वाले में कैसा होता है, खुले वाले में ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं होती हैं। सीधा सीधा ये जो रक्त है वो इसी कोशिकाओं और ऊतकों के बीच में ही बहना चालू कर देता है, बहता है और शरीर में परिसंचरित होते रहता है। मतलब यहाँ पर हीम यानी ब्लड और लिम्फ अलग अलग नहीं होता है, दोनों एक ही होते हैं। इसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, और वही हार्ट के द्वारा, एक पतला सा हार्ट होता है ट्यूब जैसा, वही उसको बहा रहा है पूरा। तो ऊतक जो है, कोशिकाएं जो है सीधे रक्त में भीगे हुए हैं, सीधे रक्त में डूबे हुए हैं। यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग अलग थी लेकिन उसमें एक ही है। तो खुला वाला जो है वो लेस डेवलप्ड माना जाता है, बंद वाला ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है। बावजूद इसके पता नहीं आर्थ्रोपोडा और मोलस्का वाले क्यों खुला कर लिए, जबकि एनेलिडा में बंद प्रकार का है। ठीक है, तो पहला है खुला परिसंचरण तंत्र। इस तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है एवं कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और इसका एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा और ज़्यादातर मोलस्का। मोलस्का का सिर्फ एक क्लास है जिसको हम सिफेलोपोडा कहते हैं, उसमें बंद प्रकार का है, बाकी सभी मोलस्का में खुला प्रकार का है। और सिफेलोपोडा में कौन आते हैं पता है, ऑक्टोपस, जानते हैं ना ऑक्टोपस, वो आता है सिफेलोपोडा में, उसमें बंद प्रकार का है। बाकी सभी मोलस्का में और पूरे आर्थ्रोपोडा में खुला वाला है। ठीक है, तो अब बंद देखते हैं। तो बंद किस में है, एनेलिडा में, मोलस्का के सिफेलोपोडा में और कॉर्डेटा में बंद प्रकार का है। रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण धमनी, शिरा तथा केशिकाएं। ये स्पेलिंग गलत लिख दिया है यहाँ पर, कोशिकाएं लिख दिया है, केशिकाएं होती हैं। केशिका मतलब बहुत पतली नलिका। ठीक है, जो धमनी के रूप में रहती है उसे धमनिका, और जो सिरा के रूप में रहता है उसको सिरिका कहा जाता है। ठीक है, तो केशिकाएं एक्चुअली इन्हीं धमनियों की पतली पतली शाखाएं होती हैं जो पूरे शरीर में वितरित हो जाती हैं, पूरे शरीर में फैल जाती हैं। ठीक है, और फिर वही इकट्ठी होने लगती हैं तो शिराएं बनती हैं। जैसे मान लो ये धमनी आई हुई है मोटी वाली, तो इस तरह से ये शाखाएं बना लेती हैं और ये ऊतकों तक पहुंचती है। फिर यही शाखाएं ऐसे एकत्र होनी शुरू हो जाती है और सिरा बनती है। तो ये धमनिका हो गई, ये सिरिका हो गई, ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है,
अब दूसरी है सममिति। देखिए सममिति क्या होती है, मतलब शरीर की व्यवस्था। देखिए जैसे आप किसी भी चीज को अगर कहीं से भी काट सकते हो दो बराबर भाग में, जैसे आप स्टार फिश को ले लीजिए, तारा मछली, तारा मछली को आप कहीं से भी काटिए वो दो बराबर भाग में कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सममिति को हम कहते हैं अरीय सममिति, रेडियल सिमेट्री। लेकिन मानव शरीर को देखिए, अगर मानव शरीर को ऐसे काटेंगे तब तो दो बराबर भाग में बटेगा, सारे अंग बराबर बटेंगे। लेकिन अगर और कहीं से काटोगे तो बराबर भाग में नहीं बटेगा। तो इस तरह की सममिति जिसमें सिर्फ एक ही दिशा से काट सकते हैं उसे हम कहते हैं द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरल सममिति, जैसे मानव शरीर है। और तीसरा होता है जिसमें कहीं से नहीं काट सकते, उसे हम कहते हैं असम्मित, असम्मिति, एसिमेट्रिकल, ठीक है। ऐसे भी कई होते हैं जिनको कहीं से नहीं काट सकते, देखेंगे अभी। प्राणियों को सममिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असम्मित होते हैं, इनको कहीं से भी बराबर भाग में नहीं बांट सकते, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती, उसे असम्मित कहते हैं। स्पंज यानी पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं उन्हें स्पंज कहा जाता है। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अरीय सममिति कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। कहीं से भी काट सकते हो आप, जैसे सिलेंट्रेटा जिसमें हाइड्रा आता है, ओबेलिया आता है, टीनोफोरा जिसमें बेरोए आता है, इकाइनोडर्मेटा जिनमें आपकी तारा मछली आती है ना, इसमें अरीय सममिति पाई जाती है, ठीक है। अभी चित्र भी देखेंगे अपन। किंतु एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा है ना, और ऊपर कार्डेटा वगैरह सभी में ऊपर में केवल एक ही अक्ष से शरीर को दो समरूप भागों में काटा जा सकता है, इसे द्विपार्श्व सममित या बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, है ना। अब पता नहीं ये है, ठीक है, ठीक है। देखिए अरीय सममिति आप कहीं से भी काट रहे हो, है ना, जबकि ये द्विपार्श्व सममित में सिर्फ ऐसे काट सकते हो बस, ठीक है। तो ये है सममिति, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर द्विकोरिक तथा त्रिकोरिकी संगठन, यानी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक संगठन। ये क्या चीज़ है इसको जरा ध्यान समझिए, मैं जो बता रहा हूँ। देखिए अंडाणु और शुक्राणु आप समझते हैं, जैसे मान लो ये अंडाणु है और ये शुक्राणु है, इन दोनों ने मिलन करके बनाया जाइगोट, जिसको युग्मनज कहते हैं। मान लो ये जाइगोट बन गया, एक कोशी जाइगोट, फिर इसमें विभाजन शुरू होता है। शुरू में क्लीवेज कहते हैं, विदलन, फिर बाद में और विभाजन होते हैं। इससे मारुला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है। ये भ्रूण की विभिन्न अवस्थाएं हैं, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। तो जब गैस्ट्रुला बन जाती है तो गैस्ट्रुला में जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 या 3 स्तरों में अरेंज हो जाते हैं। अगर 3 स्तर में होते हैं तो उसमें होते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और अगर 2 ही स्तर बनाते हैं तो उनमें मीजोडर्म नहीं होता, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होते हैं। तो ऐसे प्राणी जिसमें सिर्फ 2 ही स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीजोडर्म नहीं बनता, उन्हें द्विकोरिक यानी कि डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और जिनमें तीनों बनता है उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिकोरिक कहते हैं। तो द्विकोरिक में हम पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा को रखते हैं। हालांकि देखिए पोरीफेरा पूरी तरह से द्विकोरिक भी नहीं बनता है, तो उसको भी हम छोड़ सकते हैं। तो द्विकोरिक असल में सही ढंग से पहली बार बनता है सिलेंट्रेटा में, लेकिन उसमें मीजोडर्म नहीं बनता। और फिर त्रिकोरिक इसके बाद बन जाता है प्लेटीहेल्मिंथ में, जिसमें आपका टीनिया सोलियम और लिवर फ्लूक आते हैं। प्लेटीहेल्मिंथ, प्लेनेरिया भी आता है, उसमें पहली बार त्रिकोरिक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी मीजोडर्म बनता है। तो अब वापस आते हैं सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेटा में मीजोडर्म नहीं बनता है, लेकिन उसके जगह में एक जेली जैसा पदार्थ जरूर बनता है जिसको हम कहते हैं मीजोग्लिया। और वैसे ही उससे पहले पोरीफेरा में भी अगर आप कहेंगे तो उसमें भी बीच में एक जेली जैसा बनता है जिसको मिजेनकाइम कहते हैं। पोरीफेरा में मिजेनकाइम और सिलेंट्रेटा में मीजोग्लिया। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा डिप्लोब्लास्टिक है, द्विकोरिक है, तो अगर उसमें केवल सिलेंट्रेटा दिया है तो आप उसको लिखेंगे,
और अगर दिया है सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा तो आप दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर प्लेटीहेल्मिन्थ से ये त्रिकोरिक हो जाते हैं। तो ये जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बने, ये क्या करते हैं, एक्चुअली ये आगे चल के गैस्ट्रुला से आगे जो एम्ब्रो है वो बच्चा बनाना शुरू कर देता है। तो बच्चे का जो शरीर है उसके जो विभिन्न अंग हैं वो इन्हीं तीनों जनन स्तरों से, जर्मिनल लेयर से बनते हैं। जैसे एक्टोडर्म से पूरा नर्वस सिस्टम बनता है, त्वचा का एपिडर्मिस बनता है। मेसोडर्म से आपका पूरा कनेक्टिव टिश्यू है ना, ब्लड वगैरह सब बनता है। एंडोडर्म से आंतरिक अंग आपके बनते हैं। तो पूरे शरीर के विभिन्न अंगों का, विभिन्न भागों का निर्माण इन्हीं जनन स्तरों से होता है। तो कौन से प्राणी डिप्लोब्लास्टिक यानी द्विकोरिक है, कौन से प्राणी ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिकोरिक है, ये आपको याद रखना है। तो द्विकोरिक में एक ही है सिलेंट्रेटा, अगर आप पोरीफेरा को शामिल नहीं करते हो तो, क्योंकि पोरीफेरा में ये दो कोर भी ठीक से नहीं बन पाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म भी ठीक से नहीं बन पाते हैं। तो असल में तो सिलेंट्रेटा ही द्विकोरिक आप कह सकते हैं। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ और उसके ऊपर के सारे त्रिकोरिक हैं। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, जिसको बाह्य वाला एक्टोडर्म तथा आंतरिक वाला एंडोडर्म को द्विकोरिक कहते हैं। जैसे सिलेंट्रेटा, देखिए सिलेंट्रेटा का केले का नाम लिखा है इसमें, ठीक है। और वे प्राणी जिसके भ्रूण में तीसरा भ्रूणी स्तर मेसोडर्म भी होता है उसे त्रिकोरिक कहते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ से ऊपर सारे कॉर्डेटा तक, रज्जुकी तक सारे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, है ना, यहाँ पर आपको बीच में ये जो लाल कलर का दिख रहा है इसमें कोई कोशिका नहीं दिख रही है, जबकि इसमें देखिए कोशिकाएं दिख रही हैं। तो ये जो लाल कलर वाला है ये बीच का मेसोडर्म है, और यहाँ पर उसके जगह में, जैसे मैंने पहले ही कहा था, मेसोग्लिया करके एक लेयर जेल जैसा पाया जाता है, वो है। तो ये सिलेंट्रेटा में है, और उसके ऊपर फिर प्लेटीहेल्मिन्थ से ऊपर ये सब में ये मेसोडर्म विकसित हो जाता है। अब आता है सीलोम। देखिए प्रगुहा, सीलोम। सीलोम क्या है देखिए, जैसे अभी इसमें दिया है कि नहीं, हाँ दिया है। देखिए अभी आपने, एक बार वापस आते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपने मेसोडर्म पढ़ा ना, ये मेसोडर्म, इस मेसोडर्म की कोशिकाओं के बीच में, ये देखिए ये मेसोडर्म की कोशिकाएं हैं, ये भी मेसोडर्म का, ये भी, इनके बीच में एक गुहा बन गई है। देखिए ये पूरा पहले एक लेयर था ऐसा, ये देखिए ऐसा वाला एक लेयर था, इसके बीच में एक गुहा बन गई है। देखिए ये गुहा बन गई है। तो मेसोडर्म के बीच में अगर गुहा बनती है तो यही असल में सत्य गुहा है। मेसोडर्म से बनाया हुआ गुहा सत्य गुहा है। अगर नहीं है तो फिर वो अगुही है जिसमें गुहा नहीं है। और अगर मेसोडर्म के अलावा कोई और चीज से बनता है गुहा तो वो असत्य गुहा है। अब आप प्राणियों को समझिए। पहली बात तो सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा में एक्चुअली गुहा तो है ही नहीं, क्योंकि उनमें मेसोडर्म तो है ही नहीं, तो हम गुहा की बात ही नहीं करेंगे। हालांकि उनमें भी गुहा जैसी संरचनाएं होती हैं जरूर शरीर में, जैसे कि पोरीफेरा के शरीर के बीच में एक गुहा होती है जिसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजोसील कहते हैं। वैसी सिलेंट्रेटा के शरीर में भी एक गुहा होती है जिसको सिलेंट्रॉन कहते हैं। लेकिन ये गुहाएं हम प्रगुहा में या सीलोम में हम इनको शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास मेसोडर्म तो है नहीं, है ना। अब देखिए कि पहली बार मेसोडर्म किस में बना था, प्लेटीहेल्मिन्थ में। तो प्लेटीहेल्मिन्थ में मेसोडर्म बना जरूर है, लेकिन उसके शरीर में मेसोडर्म से किसी प्रकार की गुहा बनी ही नहीं। मतलब प्लेटीहेल्मिन्थ जो है अगुही है। ये देखिए ये अगुही, ये जो स वाला दिख रहा है ये प्लेटीहेल्मिन्थ है, जिसमें मेसोडर्म है जरूर लेकिन गुहा इसमें नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थ एक ऐसा है, प्लेटीहेल्मिन्थ जिसमें आपका आता है टीनिया सोलियम यानी फीता कृमि, लिवर फ्लूक, है ना, प्लेनेरिया, ये प्लेटीहेल्मिन्थ में आते हैं। उनमें मेसोडर्म तो है लेकिन देह गुहा नहीं है, ठीक है। अब प्लेटीहेल्मिन्थ से ऊपर आते हैं अपन, उसको हम कहते हैं एस्कहेल्मिन्थीस, जिसको निमेटोडा भी कहते हैं। जैसे एस्केरिस, आप नाम सुने हैं जब बच्चों के पेट में कृमि होता है, एस्केरिस। या फिर एक हाथी पांव बीमारी होती है, नाम सुने होंगे, एलिफेंटियासिस, उसका जो कृमि है जिसको वुचेरेरिया कहते हैं। ये सब एस्कहेल्मिन्थीस यानी निमेटोडा में आते हैं। तो इनके पास भी मेसोडर्म है,
लेकिन मीजोडर्म से पूरी तरह से इनका भी सिलोम नहीं बनता। इनका जो सिलोम बनता है उसमें मीजोडर्म के छोटे छोटे ऐसे पैचेस पाए जाते हैं। पैचेस मतलब ऐसे ग्रुप पाए जाते हैं। लेकिन ये जो गुहा बना हुआ है ये मीजोडर्म के बीच में नहीं बना है। मीजोडर्म इसमें बीच बीच में पैचेस के रूप में है, ऐसा है यहां पर। इसलिए इस देह गुहा को अपन सत्य देह गुहा नहीं कहेंगे, ये असत्य देह गुहा है, कूट गुहा। कूट मतलब असत्य, स्यूडोसिलोम कहते हैं इसको। स्यूडो मतलब असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि इसमें मीजोडर्म जो है वो देह गुहा को नहीं बना रहा है। मीजोडर्म उस देह गुहा में पैचेस के रूप में, ग्रुप्स के रूप में पाया जा रहा है। इसलिए सत्य देह गुहा नहीं है, ये असत्य या कूट देह गुहा है जिसको स्यूडोसिलोम कहते हैं। और ये मिलता है एस्कहेलमिन्थीज में, एकमात्र ऐसा फाइलम। प्लेटीहेलमिन्थ में देह गुहा नहीं है, मीजोडर्म है लेकिन देह गुहा है नहीं, इसलिए अदेह गुही है। और स्यूडोसिलोम किसमें है? एस्कहेलमिन्थीज में, यानी निमेटोड में। इसके ऊपर जैसे ही अपन जाते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, इन सभी में अब सत्य देह गुहा रहेगा। और सत्य देह गुहा का मतलब है ये देखिए मीजोडर्म के लेयर के बीच में ये जो है देह गुहा बन जाती है। ठीक है, अब सत्य देह गुहा है किसमें किसमें है? एक तो आ गया आपका एनेलिडा में, ठीक है। इसके ऊपर है आर्थ्रोपोडा, अब जरा ध्यान से देखेंगे हैं, आर्थ्रोपोडा। इसके ऊपर है मोलस्का, ठीक है। और इसके ऊपर है इकाइनोडर्मेटा, और इसके ऊपर है कॉर्डेटा। देखिए इनमें सब में सत्य देह गुहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब ये पहले जो 3 हैं इसमें और आखिरी के दोनों में अब फिर से एक अंतर आ जाता है। सभी में सत्य देह गुहा है क्योंकि मीजोडर्म के बीच में बना है, लेकिन पहले जो 3 हैं इसमें बनता है साइजोसिलोम। साइजोसिलोम ये क्या होता है? और दूसरा वाले में बनता है एंटेरोसिलोम। देखिए ये दोनों ही सत्य देह गुहा है, साइजोसिलोम भी एंटेरोसिलोम में। लेकिन साइजोसिलोम में क्या होता है, कोशिकाएं ऐसे ऐसे खिसक करके जगह बनाती हैं, ऐसे खिसक करके, स्प्लिट होकर के, तो उसे हम साइजोसिलोम कहते हैं। लेकिन एंटेरोसिलोम में जो सिलोम बनता है वो आहार नाल के बनने के बाद बनता है। एंटेरो का मतलब होता है आहार नाल, इंटेस्टाइन, एंटेरो का मतलब। तो आहार नाल बनने के बाद उसके द्वारा सिलोम बनाया जाता है तो वह एंटेरोसिलोम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में साइजोसिलोम है जिसमें कोशिकाएं स्प्लिट होकर, मीजोडर्म की कोशिकाएं स्प्लिट होकर के बना देती हैं, पहले ही सिलोम बना देती हैं। लेकिन इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में इस तरह से स्प्लिट नहीं होते, बल्कि पहले इंटेस्टाइन बनता है, उसके बाद वहां पर फिर आगे सिलोम बनता है, तो उसे हम एंट्रोसिलोम कहते हैं। ये दोनों ही ट्रू सिलोम के 2 टाइप हैं। चलिए पढ़ लेते हैं सिलोम। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। वास्तव में हमारे शरीर में गुहा कहाँ पर है पता है ना आपको? ये जो हमारी आहार नाल गई है अंदर में, तो एक्चुअली हमारा शरीर इस तरह से एक ट्यूब जैसा है और ये आहार नाल है, तो आहार नाल ऐसे ट्यूब जैसे गया हुआ है। तो ये जो बीच में स्पेस बचा, ये आहार नाल और इसके बीच में जो स्पेस बचा, ये सिलोम है। हालांकि ये भी खाली नहीं है, ठीक है, इसमें भी एक द्रव भरा हुआ है, जेली जैसा भरा हुआ है, जिसको सिलोमिक द्रव कहते हैं, ठीक है। मीजोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा कहते हैं। तो मैंने बताया ना कि अगर मीजोडर्म से बनता है तभी वो सत्य देह गुहा कहलाती है। इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा था ना, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, बीच में छूट गया एक, और कॉर्डेटा। तो ये इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कॉर्डेटा तीनों एंटेरोसिलोम में, और इधर वाले एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा ये साइजोसिलोम में। कुछ प्राणियों में यह गुहा
मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, बल्कि मध्य त्वचा मीजोडर्म बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच में बिखरी हुई थैलियों के रूप में पाई जाती है। मैंने कहा ना कि छोटे छोटे पैचेस पाए जाते हैं। इन्हें कूट गुहीक कहते हैं, स्यूडोसिलोम कहते हैं, जैसे एस्कहेलमिन्थीज। ठीक है, एस्कहेलमिन्थीज में आपके आते हैं एस्केरिस है और आपका बुचेरेरिया है, जिससे हाथी पांव बीमारी होती है। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें अगुही कहते हैं, और इसका एकमात्र एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थ। ठीक है, ये एकमात्र एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या आधार है, कुछ आधार और यहां पर दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। एक है खंडी भवन यानी सेगमेंटेशन, बॉडी जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है कि नहीं है। तो देखिए अलग अलग पार्ट में डिवाइड होने वाला काम जो है सबसे पहले एनेलिडा से शुरू होता है। एनेलिडा से पहले यानी पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थ और एस्कहेलमिन्थीज, इसमें शरीर में किसी प्रकार का विभाजन आपको नहीं मिलेगा। एनेलिडा में जैसे कि आपका अर्थवर्म है, केंचुआ, नेरिश भी है, हेरिश भी है, ये एनेलिडा के एग्जाम्पल हैं। इनका शरीर ऐसे खंडों में विभाजन पहली बार इनके शरीर में दिखेंगे और उसे हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अगर आप अर्थवर्म देखेंगे तो ऐसे खंड 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 में दिखाई देगा, 100 से 120 खंड। इस तरह से खंडों में विभाजन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। तो पहली बार आपको एनेलिडा में दिखेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा आर्थ्रोपोडा में दिखेगा, और फिर आगे इस टाइप के सेगमेंटेशन अलग टाइप से दिखने लगते हैं। सेगमेंटेशन सब में रहेगा लेकिन थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको एनेलिडा में दिखेगा, केंचुए वगैरह में। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें से कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उन प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। हर खंड में अंग जो है लगभग वैसे ही रहेंगे, हर खंड में एक जैसे। उदाहरण के लिए केंचुए के शरीर का विखंडी भवन होता है, खंडी भवन होता है, इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। यह विखंडावस्था कहलाती है, मतलब मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाती है। ठीक है, और हर एक खंड को मेटामियर कहते हैं, हर एक खंड को मेटामियर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकार्ड। देखिए नोटोकार्ड क्या है, हमारे शरीर में पीछे एक रीढ़ की हड्डी है जिसको अपन वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, है ना। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसी के जगह पहले जो है एक नोटोकार्ड होता है, शुरू में एक नोटोकार्ड बनता है। तो जिन प्राणियों में जीवन के किसी भी अवस्था में, चाहे वो लार्वा अवस्था हो या एडल्ट अवस्था हो या दोनों अवस्था हो, उनमें अगर कहीं पर भी नोटोकार्ड बन रहा है तो ऐसे प्राणी को हम कॉर्डेटा में शामिल करते हैं, रज्जुकी प्राणियों में शामिल करते हैं। और बाकी सभी प्राणी जो हैं वो अरज्जुकी में आते हैं। तो जितने भी संघ हमने पढ़ा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थ, एस्कहेलमिन्थीज, से सब पढ़ते पढ़ते इकाइनोडर्मेटा तक जाते हैं और हेमिकॉर्डेटा तक जाते हैं। वहाँ तक इनमें नोटोकार्ड नहीं है, सिर्फ कॉर्डेटा एक फाइलम अलग से बना दिया गया है, उसमें नोटोकार्ड पाया जाता है। तो शलाका मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ इसलिए कहते हैं क्योंकि पीछे पीठ है ना, वो पृष्ठ कहलाता है, डॉर्सल साइड, और आगे वेंट्रल, अधर। ठीक है, तो पृष्ठ साइड में पाया जाता है और ये मीजोडर्म से पैदा होता है, जो भ्रूणी परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी यानी कॉर्डेट कहते हैं, और जिनमें नहीं होता है उन्हें अरज्जुकी यानी नॉन कॉर्डेट कहते हैं। ठीक है, अब इनमें हम अलग अलग प्राणी के वर्गीकरण को देखेंगे, अलग अलग संघों को देखेंगे, तो हम इसको अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें पोरीफेरा से लेकर के हम कॉर्डेटा को धीरे धीरे हम क्लासीफाई करेंगे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें 7-8 वीडियो लग सकते हैं हमको बनाने के लिए, देखते हैं कितने वीडियो में कंप्लीट हो पाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।